इकोनॉमिक्स ऑनलाइन क्लास में आप सबका फिर से स्वागत है। आज की इकोनॉमिक्स क्लास में हम कक्षा 11वीं के पहले अध्याय अर्थशास्त्र की अवधारणा एवं अर्थशास्त्र में सांख्यिकी का महत्व इसके बारे में पढ़ेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, पिछले वीडियो में हमने आपका कक्षा 11वीं के अर्थशास्त्र विषय से परिचय करवाया था। आज हम इस अध्याय 1 को आगे पढ़ेंगे। तो चलिए आज की जो इकोनॉमिक्स की ऑनलाइन क्लास है वो शुरू करते हैं। हमारा आज का विषय है सांख्यिकी क्या है, व्हाट इज स्टैटिस्टिक्स। कक्षा 11वीं अध्याय 1 अर्थशास्त्र की अवधारणा एवं अर्थशास्त्र में सांख्यिकी का महत्व। सबसे पहले हम सीखेंगे कि सांख्यिकी क्या है, व्हाट इज स्टैटिस्टिक्स। सांख्यिकी से अभिप्राय है संख्यात्मक सूचनाओं या उनसे संबंधित परिमाणात्मक तथ्यों एवं निष्कर्ष का अध्ययन करना। सामान्य शब्दों में कहा जा सकता है कि सांख्यिकी का अर्थ संख्यात्मक सूचनाओं का अध्ययन करना तथा निष्कर्ष निकालना होता है। अर्थात सांख्यिकी अर्थशास्त्र विषय का वह भाग है जो संख्यात्मक सूचनाओं का अध्ययन करता है और उनसे निष्कर्ष निकालता है। सांख्यिकी के अंतर्गत विभिन्न तकनीकों तथा उपायों से सूचनाओं का भंडार एकत्रित करके उनका वर्गीकरण, प्रस्तुतिकरण, विश्लेषण तथा निर्वचन किया जाता है। निर्वचन का अर्थ होता है निष्कर्ष निकालना। सांख्यिकी को एक वचन तथा बहुवचन के रूप में परिभाषित किया जाता है। अर्थात अर्थशास्त्र विषय के अंतर्गत सांख्यिकी का अध्ययन दो तरीके से किया जाता है, सांख्यिकी एक वचन के रूप में तथा सांख्यिकी बहुवचन के रूप में। तो पहले हम अध्ययन करते हैं सांख्यिकी बहुवचन संज्ञा के रूप में, स्टैटिस्टिक्स एज ए प्लूरल नाउन। बहुवचन के रूप में सांख्यिकी का अर्थ अंकों के रूप में व्यक्त की गई सूचनाओं अथवा आंकड़ों से होता है। अर्थात जो सांख्यिकी का जो बहुवचन रूप है वो आंकड़ों से संबंधित होता है, जैसे जनसंख्या संबंधी आंकड़े, रोजगार संबंधी आंकड़े आदि। परंतु यहाँ यह उल्लेखनीय है कि किसी एक संख्यात्मक तथ्य को सांख्यिकी नहीं कहा जाता। उदाहरण के लिए राम का वेतन 10,000 रुपये है, यह तथ्य सांख्यिकी नहीं कहलाएगा। क्योंकि यह आंकड़ा न तो आंकड़ों का समूह है और न ही एक औसत है। अतः संख्यात्मक तथ्यों के समूह को ही सांख्यिकी कहा जाता है। अब हम एक तालिका के माध्यम से समझते हैं कि किसे हम आंकड़े कहेंगे तथा किसे हम आंकड़े नहीं कहेंगे। आंकड़े जो सांख्यिकी नहीं है और आंकड़े जो सांख्यिकी है। गाय के पास 4 टांगे हैं, यह एक तथ्य है, परंतु यह तथ्यों का समूह नहीं है, इसलिए ये सांख्यिकी नहीं कहलाएगा। गाय के पास 4, मनुष्य की 2 और कण खजूरे की 100 टांगे होती हैं, ये जो तथ्य हैं वो सांख्यिकी कहलाएंगे, क्योंकि इसमें 3 तथ्यों का समूह है। दूसरा उदाहरण हमारे पास, राम के पास 100 रुपये हैं। ये केवल एक सूचना है, इसे हम सांख्यिकी नहीं कहेंगे। राम के पास 100, श्याम के पास 200 और मोहन के पास 400 रुपये हैं, तो इन्हें हम सांख्यिकी कहेंगे, क्योंकि हमारे पास 3 अलग अलग आंकड़े हैं और इनकी हम आपस में तुलना कर सकते हैं। तीसरा उदाहरण है, कार की गति 100 किलोमीटर प्रति घंटा है, यह केवल एक तथ्य है, इसलिए यह सांख्यिकी नहीं कहलाएगा। इसके विपरीत यदि हम कहें कि कार की गति 100 किलोमीटर प्रति घंटा, साइकिल की 15 और वायुयान की 800 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो यह सांख्यिकी कहलाएगा। अतः
सभी सांख्यिकी आंकड़े हैं, मतलब जितनी भी सांख्यिकी हम कहेंगे वो सारे के सारे आंकड़े होते हैं, परंतु सभी आंकड़ों को सांख्यिकी नहीं कहा जाता। जिस तरह से ये जो तथ्य हैं, ये जो आंकड़े हैं, इनको हम सांख्यिकी नहीं कह सकते। एक बार पुनः दोहराते हैं, सभी सांख्यिकी आंकड़े होते हैं, परंतु सभी आंकड़े सांख्यिकी नहीं होते। अब इसकी परिभाषा को जानते हैं। यूल और केंडाल के अनुसार आंकड़ों से हमारा अभिप्राय उन संख्यात्मक तत्वों से है जो पर्याप्त सीमा तक अनेक प्रकार के कारणों से प्रभावित होते हैं। वॉलिस एवं रॉबर्ट्स के अनुसार समंक तथ्यों के परिणात्मक पहलुओं के संख्यात्मक विवरण है। समंक अर्थात डेटा। जो मद यानी आइटम को गिनती या माप के रूप में प्रकट करते हैं, अर्थात जो सूचना है, जो समंक है, वो तथ्यों को परिणात्मक यानी अंकों के रूप में व्यक्त करते हैं, उनका संख्यात्मक विवरण है। और जो विभिन्न आइटम्स के विभिन्न मदों के गिनती या माप के रूप में प्रकट करते हैं। हमारे अध्ययन का अगला बिंदु है सांख्यिकी की बहुवचन के रूप में अथवा समंकों के रूप में इसकी विशेषताएं। हमारी पहला बिंदु है तथ्यों का समूह। एक अकेली संख्या समंक नहीं कहलाती है, क्योंकि उससे कोई निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता। अनेक तथ्यों से संबंधित संख्याओं को ही सांख्यिकी या समंक कहा जाता है, क्योंकि उनकी आपस में तुलना की जा सकती है तथा निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं। उदाहरण के लिए यह कहा जाए कि हमारे विद्यालय में 1000 विद्यार्थी हैं, तो यह सांख्यिकी नहीं कहलाएगी। इसके विपरीत यदि यह कहा जाए कि हमारे विद्यालय में 9वीं के 300, 10वीं में 300, 11वीं में 250 और 12वीं में 150 विद्यार्थी हैं, तो यह सांख्यिकी कहलाएगा। दूसरा बिंदु है संख्याओं में व्यक्त। केवल संख्याओं में व्यक्त तथ्यों को ही सांख्यिकी कहा जाता है। गुणात्मक तत्व जैसे छोटा, बड़ा, गरीब, अमीर, ईमानदारी इत्यादि को सांख्यिकी नहीं कहा जाता। उदाहरण के लिए यदि हम कहें कि राम लंबा है और श्याम छोटा है, तो यह कथन सांख्यिकी नहीं कहलाएगा। परंतु यदि कहा जाए कि राम की लंबाई 5 फुट 10 इंच और श्याम की लंबाई 5 फुट 5 इंच है, तो यह कथन सांख्यिकी कहलाएंगे। हमारे अध्ययन का अगला बिंदु है अनेक कारणों से प्रभावित। आंकड़ों पर किसी एक कारण का प्रभाव नहीं पड़ता, अपितु वह कई कारणों से प्रभावित होते हैं। यदि आंकड़े केवल एक ही कारण से प्रभावित होते हैं, तो उस कारण को हटाने के बाद वे सामान्य हो जाएंगे और उनका कोई महत्व नहीं रहेगा। उदाहरण के लिए किसी वस्तु की कीमत में 30% वृद्धि हो गई है, तो इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं, जैसे आपूर्ति में कमी, मांग में वृद्धि, या श्रमिकों को अधिक मजदूरी, या कर या टैक्स में वृद्धि हो गई हो। तो इसका अभिप्राय है कि आंकड़े हैं वो अनेक कारणों से प्रभावित होते हैं। हमारा चौथा बिंदु है उचित मात्रा में शुद्धता। सांख्यिकी में आंकड़ों को एकत्रित करते समय शुद्धता के उचित स्तर का ध्यान रखना आवश्यक है। अशुद्ध आंकड़ों का कोई महत्व नहीं होता, क्योंकि अशुद्ध आंकड़ों से निकाले गए जो निष्कर्ष हैं वो भी गलत होंगे। हमारे अध्ययन का पांचवा बिंदु है एक दूसरे से संबंधित रूप में होना। केवल उन संख्याओं को समंक कहा जाएगा जो एक दूसरे से संबंधित हो, अर्थात उनकी परस्पर तुलना की जा सके।
यदि उनमें तुलना का गुण न हो तो वह संख्यात्मक होने के बावजूद सांख्यिकी या समंक नहीं कहलाएंगे। उदाहरण के लिए यदि हम कहें कि राम की आयु 20 साल, मोहन की लंबाई 5 फुट और श्याम का वजन 50 किलो है, तो इन संख्याओं में कोई संबंध नहीं है। हालांकि ये तीनों ही संख्यात्मक आंकड़े हैं, परंतु ये एक दूसरे से संबंधित नहीं है। पहले जो सूचना उसमें आयु है, दूसरे में लंबाई तथा तीसरे में वजन की सूचना दी गई है। इनमें से कोई भी सूचना एक दूसरे से नहीं मिलती है, तो इस वजह से इन्हें समंक नहीं कहा जाएगा, क्योंकि इनका आपस में कोई संबंध नहीं है और इनकी तुलना नहीं कर सकते। इसके विपरीत यदि तीनों की आयु या लंबाई या वजन संबंधी आंकड़े दे रखे हैं तो इन्हें समंक कहा जाएगा। हमारे अध्ययन का छठा बिंदु है पूर्व निश्चित उद्देश्य। आंकड़े किसी पूर्व निश्चित उद्देश्य के लिए ही एकत्रित किए जाते हैं। बिना किसी उद्देश्य के लिए एकत्रित की गई सूचनाएं केवल संख्याएं कहलाएंगी, उन्हें सांख्यिकी नहीं कहा जाएगा। उदाहरण के लिए किसी गांव में किसानों के संबंध में आंकड़े एकत्रित किए जा रहे हैं तो इसका कोई पूर्व निश्चित उद्देश्य होना चाहिए। उन्हें क्यों एकत्रित किया जा रहा है? उनकी आर्थिक स्थिति का पता लगाने के लिए, अथवा उनके पास उपलब्ध जमीन का वितरण जानने के लिए, अथवा उनकी जनसंख्या पता करने के लिए या किसी अन्य उद्देश्य के लिए आंकड़े एकत्रित किए जा रहे हैं। यदि आंकड़े एकत्रित करने से पहले उनका पूर्व निश्चित उद्देश्य निर्धारित नहीं है तो वे समंक या सांख्यिकी नहीं कहलाएंगे। हमारे अध्ययन का सातवां बिंदु है गणना तथा अनुमान। समंकों को गणना द्वारा यानी गिनकर या अनुमान द्वारा एकत्रित किया जा सकता है। यह अनुसंधान के क्षेत्र पर निर्भर करता है। यदि अनुसंधान का क्षेत्र विस्तृत है, बड़ा है, तो अनुमान विधि उपयुक्त हो सकती है। उदाहरण के लिए प्रधानमंत्री मोदी की दिल्ली की सभा में लगभग 1 लाख लोग तथा मुंबई सभा में 2 लाख लोग आए थे। इसके विपरीत यदि अनुसंधान का क्षेत्र सीमित है तो गणना पद्धति उचित होगी। जैसे यदि हमें किसी कक्षा में उपस्थित विद्यार्थियों के बारे में जानकारी लेनी है तो उन्हें गिनकर ही पता करना बेहतर होगा। हमारा आठवां बिंदु है व्यवस्थित रूप से संकलित। आंकड़ों का व्यवस्थित रूप से संकलित किया जाना आवश्यक है। इन्हें एकत्रित करने से पहले योजना बनानी चाहिए और अव्यवस्थित रूप से संकलित आंकड़ों से कोई निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकेगा। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि जब तक तथ्यों से संबंधित संख्याओं में उपरोक्त गुण न हो उन्हें सांख्यिकी नहीं कहा जाएगा। अतः यह कथन सही ही है कि सभी आंकिक आंकड़ों को सांख्यिकी नहीं कहा जा सकता, परंतु सभी सांख्यिकी को आंकिक आंकड़े कहा जाता है। आंकिक शब्द का अर्थ है अंकों में व्यक्त। ये जो शब्द है वो अंक शब्द से निकला है। तो एक बार फिर से दोहरा रहे हैं कि सभी आंकिक आंकड़ों को सांख्यिकी नहीं कहा जा सकता, परंतु सभी सांख्यिकी को आंकिक आंकड़े कहा जा सकता है। अब हम अध्ययन करेंगे एकवचन के रूप में सांख्यिकी क्या है। एकवचन के रूप में सांख्यिकी का अर्थ है सांख्यिकी विज्ञान या सांख्यिकी विधियों से है। सांख्यिकी विधियां वह विधियां हैं जो संख्यात्मक आंकड़ों के संकलन अर्थात उन्हें इकट्ठा करने, उनका वर्गीकरण, उनके प्रस्तुतिकरण, विश्लेषण तथा निर्वचन का अध्ययन करती है। तो एकवचन के रूप में हमारा सांख्यिकी से अभिप्राय है सांख्यिकी विधियां, जबकि बहुवचन से हमारा अभिप्राय है समंक या सूचनाएं। परिभाषा क्रोक्सटन तथा काउडेन के अनुसार सांख्यिकी को संख्यात्मक आंकड़ों का संग्रह करने
प्रस्तुतिकरण, विश्लेषण तथा उनके निर्वचन से संबंधित विज्ञान को कहा जा सकता है। सेलिगमैन नामक अर्थशास्त्री ने एक वचन की परिभाषा देते हुए कहा है कि सांख्यिकी वह विज्ञान है जो किसी विषय पर प्रकाश डालने के उद्देश्य से संग्रह किए गए आंकड़ों के संग्रहण, वर्गीकरण, प्रदर्शन, तुलना और व्याख्या करने की विधियों का विवेचन करता है। तो सरल शब्दों में कहें तो सांख्यिकी में जो विधियां प्रयोग की जाती है उन्हें ही सांख्यिकी का एक वचन रूप कहा जाता है। सांख्यिकी अध्ययन की अवस्थाएं। एक वचन के रूप में सांख्यिकी के अध्ययन से अभिप्राय सांख्यिकी अध्ययन की विभिन्न अवस्थाओं का ज्ञान प्राप्त करना है। सांख्यिकी अध्ययन की 5 अवस्थाएं होती हैं, तो चलिए इनको सीखते हैं। पहली अवस्था में हम आंकड़ों का संकलन करते हैं, अर्थात उन्हें इकट्ठा करते हैं। अवस्था 2, आंकड़ों का व्यवस्थीकरण। इस अवस्था में आंकड़ों को इकट्ठा करने के बाद उन्हें विभिन्न प्रकार से व्यवस्थित रूप से जमाया जाता है। तीसरी हमारा बिंदु है आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण। आंकड़ों को हमने एकत्रित कर लिया, उनको व्यवस्थित भी कर लिया, अब हम उनको प्रस्तुतिकरण के योग्य बनाते हैं और यह कार्य तीसरे चरण में किया जाता है। इस चरण में आंकड़ों को विभिन्न प्रकार के ग्राफ, तालिकाएं, पाई चार्ट इत्यादि के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। चौथा हमारा जो अवस्था है वो कहलाती है आंकड़ों का विश्लेषण। इसमें विभिन्न विधियों द्वारा, विभिन्न सूत्रों द्वारा आंकड़ों का विश्लेषण किया जाता है। और पांचवी अवस्था हमारी कहलाती है आंकड़ों का निर्वचन। निर्वचन का अभिप्राय है निष्कर्ष निकालना। अर्थात 5वें चरण में हम आंकड़े से निष्कर्ष निकालते हैं। तो एक बार इनकी व्याख्या समझते हैं। पहली अवस्था में हम आंकड़ों को संकलन करते हैं, अर्थात उन्हें एकत्रित करते हैं। दूसरी अवस्था में आंकड़ों को एक क्रम, गुण आदि के आधार पर व्यवस्थीकरण किया जाता है। तीसरी अवस्था में आंकड़ों को ग्राफ, चित्र या तालिका के रूप में प्रस्तुतिकरण किया जाता है। चौथी अवस्था में आंकड़ों का औसत, प्रतिशत, माध्य आदि के रूप में विश्लेषण किया जाता है। पांचवी तथा अंतिम अवस्था में विशेष निष्कर्ष ज्ञात करने के लिए आंकड़ों का निर्वचन किया जाता है। अब हम बात करते हैं सांख्यिकी उपकरण। सांख्यिकी अध्ययन की प्रत्येक अवस्था में विशेष प्रकार की तकनीकों या उपायों का प्रयोग किया जाता है। इन तकनीकों या उपायों को सांख्यिकी उपकरण कहा जाता है। अभी हमने सीखा कि सांख्यिकी अध्ययन की 5 अवस्थाएं होती हैं, तो इन 5 अवस्थाओं में अलग अलग तरीकों का, अलग अलग तकनीकों का प्रयोग किया जाता है और उन्हीं तकनीकों को सांख्यिकी उपकरण कहा जाता है। जैसे पहली अवस्था थी हमारी आंकड़ों का संकलन। तो आंकड़ों को संकलन के लिए हम संगणना विधि या जनगणना विधि या निर्देशन विधि इत्यादि तकनीकों का प्रयोग करते हैं। इनका अध्ययन हम आगे आने वाले वीडियो में करेंगे। दूसरी अवस्था में आंकड़ों के व्यवस्थितीकरण के लिए आंकड़ों का विन्यास तथा मिलान रेखा आदि तकनीक का प्रयोग किया जाता है। आंकड़ों के प्रस्तुतिकरण के लिए, जो कि हमारे सांख्यिकी अध्ययन की तीसरी अवस्था है, तालिका, ग्राफ, रेखाचित्र इत्यादि प्रमुख उपकरण हैं। औसत तथा प्रतिशत आंकड़ों के विश्लेषण में प्रयोग होने वाली तकनीकें हैं। और पांचवी अवस्था में आंकड़ों का निर्वचन करने के लिए औसत, प्रतिशत, सहसंबंध, प्रतिगमन के विस्तार आदि के रूप में किया जाता है। तो इन सारी विधियों का प्रयोग, इनके बारे में अधिक जानकारी हम इस कक्षा 11वीं के अर्थशास्त्र विषय में करेंगे। तो अब इस सारी सूचना को हम एक तालिका के रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं। पहली अवस्था है जो कि कहलाती है आंकड़ों का संकलन। इसके जो उपकरण हैं या जो विधियां हैं वो हैं
संगणना तथा निर्देशन। दूसरी अवस्था जिसमें आंकड़ों का व्यवस्थितीकरण किया जाता है, आंकड़ों का विन्यास तथा मिलान रेखाएं। आंकड़ों के प्रस्तुतिकरण के लिए तालिका, ग्राफ, चित्र इत्यादि का प्रयोग किया जाता है। आंकड़ों के विश्लेषण के लिए औसत, प्रतिशत, सहसंबंध और आंकड़ों के निर्वचन के लिए औसत और प्रतिशतों का विस्तार, ये सब सांख्यिकी उपकरण होते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस तरह से हमने आज की ऑनलाइन क्लास में सांख्यिकी के बारे में जाना है और सीखा है कि एक वचन के रूप में सांख्यिकी क्या होती है, बहुवचन के रूप में सांख्यिकी किसे कहते हैं। यदि आपको इस संबंध में कोई शंका है या कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। इकोनॉमिक्स ऑनलाइन क्लास से जुड़े रहने के लिए आप सबका धन्यवाद। प्रिय विद्यार्थियों, आप सबके लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है। हम शीघ्र ही कक्षा 11वीं और 12वीं के लिए लाइव क्लासों का आयोजन करने जा रहे हैं। तो इसके लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जो बेल आइकन है उसको साथ में दबा लें। इससे जैसे ही ऑनलाइन क्लास शुरू होगी आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। इकोनॉमिक्स ऑनलाइन क्लास से जुड़े रहने के लिए आपका धन्यवाद। स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।